नेतृत्वकर्ता के तौर पर मोदी जी का आगे का समय? 367 सीटें यानी 367, ये तो एनडीए को मिलना ही है, ये बिल्कुल तय है, यही फिगर होगा ज्योतिष के अनुसार जी। इसके अलावा तीनों यानी कि नरेंद्र मोदी जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, इन तीनों की जन्म कुंडली में इनकी राशि है वृश्चिक। मोदी जी की कुंडली में एक विशेषता यह है कि राशि स्वामी मंगल उनकी राशि मतलब चंद्रमा जी के साथ में ही स्थित है। बाकी शेष जो हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनकी भी राशि वृश्चिक है, परंतु मंगल जो है इनको सपोर्ट नहीं करते हैं। और इस वर्ष के राजा जो हैं शनि और मंत्री है मंगल, तो मंगल चंद्र की भी कल युति होने से मोदी जी को लाभ मिलना ही है और 367 सीटें उनको आना ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इसके अलावा जो आगे का वर्ष होंगे मोदी जी के लिए, इसमें ये पूरा वर्ष जो है मई 2025 तक का, इसमें ऐसे निर्णय होंगे जो भारत देश ने कभी भी देखे नहीं हैं, क्योंकि इस पूरे वर्ष में वर्ष का राजा अपनी मूल राशि कुंभ में गोचर करेगा, यानी शनि महाराज जो हैं वो मूल त्रिकोण में अभी गोचर कर रहे हैं। शनि अपनी खुद की राशि कुंभ में है और इस वर्ष का राजा भी, तो मई 2025 तक शनि का ढैया भी वृश्चिक में चल रहा है जो नरेंद्र मोदी जी की राशि है। तो इसमें ऐसे निर्णय होंगे जो भारतवर्ष ने कभी देखे नहीं और अगले 50 वर्षों तक इसका प्रभाव भारत पर दिखाई देगा जो पॉजिटिव होगा। इसके लिए वो इतिहास में अमर हो जाएंगे। उसके आगे उनकी शनि की ढैया समाप्त होगी मोदी जी की। शनि की ढैया समाप्त होने के बाद में जो अभी स्वास्थ्य में तो अभी भी उनके गड़बड़ है, जो बॉडी लैंग्वेज में दिखाई भी देती है, उनके भाषण में भी दिखाई देती है कि कहीं कहीं वो अटक जाते हैं या जबान लड़खड़ा जाती है। तो स्वास्थ्य तो अभी भी ठीक नहीं है, परंतु मई 2025 के बाद से स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और ये अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। जी चलिए, अब मैं सीधे फिर एक बार लोकेश जी की तरफ चलूँगा। लोकेश जी, आप किस तरह देखते हैं, बात करें अगर नेतृत्वकर्ता के तौर पर मोदी जी के आगे बढ़ने की, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आगे का उनका कार्यकाल किस तरह देखते हैं? कोई चुनौती, कोई बाधा या सब कुछ सहज सरल और बहुत ही प्रगति की तरफ बढ़ने वाला? जी। माननीय नरेंद्र मोदी के ग्रहों के अध्ययन से स्पष्ट है कि 2001 में जब वो सीएम बने गुजरात के, उसके बाद 2002 में जब दोबारा सीएम बने हैं तब उनके ग्रह काफ़ी अच्छे थे और आज भी उनके ग्रह उसी तरह फेवर कर रहे हैं, क्योंकि लग्न में मंगल चंद्रमा, केंद्र में गुरु, केंद्र का गुरु 1000 दोषों का शमन करता है, साथ साथ केंद्र में शनि शुक्र की युति भी है। तो जब विपरीत परिस्थितियों में जातक इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है, आज नरेंद्र मोदी जी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कुंडली और भारतीय जनता पार्टी दो सपोर्टिंग हैंड्स चल रहे हैं। तो इन तथ्यों से पूर्ण रूप से ग्रहों का आकलन ये बोलता है कि मोदी जी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी, लेकिन विपक्ष को किसी भी प्रकार का लाभ होता दिख नहीं रहा। अच्छा जी। वर्षा जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये ज़रा हमको समझाइए कि मोदी जी अपना ये कार्यकाल पूरा करेंगे यानी 2029, आपको आगे लगता है 2029 या उसके बाद बीजेपी में कोई नया नेतृत्वकर्ता उभरेगा, या जिसकी तैयारी हम 2024 के बाद ही हो सकता है स्वयं मोदी जी की तरफ से उसका जिक्र कभी हो आगे जाकर, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में बहुत स्पष्ट व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं कि वो अपनी बात बहुत स्पष्टता से रखते हैं। तो क्या आगे के लिए वो कोई ऐसा व्यक्तित्व, कोई ऐसा नेता कहेंगे कि मेरे बाद अगर ये पार्टी और जनता के समर्थन से नवाजे जाते हैं तो ये हो सकते हैं? 2029 की मैं बात कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर देखिए, जैसा कि मैंने भी आपको पहले भी कहा था कि दो तरह के कार्ड्स होते हैं और ये हमारा मेजर अरकाना का आखिरी कार्ड होता है, द वर्ल्ड का कार्ड। ये कार्ड फाइनल डेस्टिनेशन बताता है। तो मेरे कार्ड्स ये कह रहे हैं कि मोदी जी की ये सफल पारी हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि क्या ये पूरे जितने समय की, जैसे आप 2029 तक की बात कर रहे हैं, ये वहाँ तक हो नहीं हो, क्योंकि एक और समस्या है कि मोदी जी अपनी
पुरानी कुछ समस्याओं से, चाहे वो शारीरिक मतलब स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे उनके भीतरी उनके टीम से संबंधित कोई समस्या हो, तो ऐसी बहुत सारी पुरानी समस्याएं जो वो बहुत समय से कैरी कर रहे हैं, वो लेकर इस चुनाव तक पहुंचे हैं। लेकिन ये चुनाव उनकी आखिरी सफल पारी कहलाता है और इसके बाद निश्चित तौर पर ये नज़र आता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो उनके बहुत ही ज़्यादा करीब हो। अब चूंकि बात यह है कि करीब हम किसे माने, तो ये एक टेम्परेरी है। हो सकता है कि जिसे हम अभी करीबी मान रहे हैं आगे जाके वो नाम बदल जाए, इसलिए लेकिन ये निश्चित है कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और इसी के जस्ट बाद आएगा। ये कोई बहुत लंबी पारी ऐसी नज़र नहीं आती मुझे, और ये आखिरी सफल पारी नज़र आती है। जी चलिए, मैं फिर चलूँगा एक बार रायपुर की तरफ, जहाँ प्रिया शरण जी हमारे साथ हैं। प्रिया शरण जी, थोड़ा सा दार्शनिक सवाल है, लेकिन आप सब विद्वत जन हमारे साथ हैं तो मैं ज़रूर अपेक्षा रखूँगा कि इसका समाधान कारक उत्तर मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व की हम बात करें तो एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड, एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, चाय बनाते थे उनके पिताजी, चाय वाला कहलाते रहे नरेंद्र मोदी, वहाँ से वो उठते हैं। जीवन का करीब करीब 40 वर्ष का समय निरंतर चुनौतियों से जूझते हैं नरेंद्र मोदी जी, और लगातार चुनौतियों से आगे जूझते हुए बढ़ते हैं प्रचारक के तौर पर। और इसी बीच हिमालय भी चले जाते हैं 17-18 वर्ष की आयु में, और उसके बारे में वो कभी प्रकाश नहीं डालते कि क्या कुछ घटा वहाँ, वो उनके मन का ही भाव है जो वो वही समझते हैं। ऐसे में कर्म और भाग्य का फलित क्या क्या कहता है? जब इतनी असाधारण सफलता मिली है तो मेरा भी मन ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि इसके पीछे उनका कर्म भाव, क्योंकि बहुत कर्म के कर्मठता के धनी व्यक्तित्व हैं, तो कर्म भी इसमें बराबर सहयोगी है या इसका पड़ला कई बार भारी होता है, अधिक हो जाता है इसका पड़ला, भाग्य पर कर्म भारी पड़ जाता है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि सततम मेरा न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मोदी जी क्या 16 कला अवतारी भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध किया ही था ना जी, अन्यथा वो अर्जुन और पांडवों को बचा थोड़ी पाते हैं। जी जी जी, तो कर्म तो है ही है, अगर कर्म नहीं हो तो दैव फल कैसे देगा? जी जी जी। तो मोदी जी को जो जन्म कुंडली है उसका उनका जन्म लग्न वृश्चिक है और लग्न में मंगल है चंद्रमा के साथ। मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ सिवाय एक बात से कि मोदी जी ने कभी बहुत संघर्ष किया हो ऐसा है नहीं। उसकी वजह है कि उनके लग्न में जो मंगल और चंद्रमा है यह महालक्ष्मी योग बनाता है। अगर मैंने थोड़ी बहुत जन्मपत्री पढ़ी है तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की जिंदगी में मेहनत जरूर रही होगी पर उन्होंने आर्थिक संघर्ष कभी नहीं किया होगा, यह तो तय है। अब सवाल यह है कि जो पुरुषार्थ मिला है, जो लाभ मिला है, क्या उनके पुरुषार्थ का है या भाग्य का है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने पुरुषार्थ किया है और जो उनका भाग्य है, ये दोनों मिलाकर के उनके पास एक अक्षय सत्ता प्राप्त हुई है। पर जो हम उनकी जन्म कुंडली में, जब उनकी बायोग्राफी में बोलते हैं कि वो बहुत उन्होंने बचपन से संघर्ष किया, मैं इन बातों से ज्योतिषीय आधार पर शायद इत्तेफाक न रखता हूँ। जी जी, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप कि महालक्ष्मी योग उनकी कुंडली में जन्मना स्थापित है, जन्म के साथ वो इस योग के साथ आगे बढ़े हैं, और ऐसा जातक जीवन में कभी धनाभाव को अनुभूत नहीं करता है, कभी उससे गुजरता नहीं है। ऐसा ज्योतिष के अनुसार, जितना विनम्रता से पंडित जी त्रिपाठी जी बात, जी बोलिए बोलिए त्रिपाठी जी। जी, एक 20 कोई 8 साल 10 साल से तो हम देख ही रहे ना जी जी, अगर एक भी ग्रह विपरीत होता तो एक क्षण का भी तो आर्थिक कष्ट होता। भारत के सबसे समर्थवान, आर्थिक रूप से मजबूत नेता के रूप में तो नरेंद्र मोदी जी की पहचान है। आपने तो इसका भी उत्तर दे दिया कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था क्यों हो गए। जब हमारा नायक ही महालक्ष्मी योग से संपन्न है तो भारत तो अपने आप आर्थिक शक्ति बनना उसका तय है। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कही। जया जी।
बिल्कुल। और चलिए, क्योंकि बात देश के सबसे बड़े नेता की हम कर रहे हैं, तो बात मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं की भी कर लेते हैं, क्योंकि इस चुनाव में उनका भविष्य भी कहीं ना कहीं दांव पर लगा हुआ है। पंडित मनीष शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा सर, कैसे देखा जाए, क्योंकि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी और राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ये कहते नजर आए कि ये आखिरी चुनाव है हमारा, और कल के जो चुनावी नतीजे हैं वो इनके भविष्य को भी तय करेंगे। क्या देख रहे हैं आप ज्योतिष की दृष्टि से, या ग्रहों की चाल इन दोनों नेताओं को लेकर क्या कह रही है? ग्रहों की चाल इन दोनों के लिए नेगेटिव बनी हुई है। जैसे छिंदवाड़ा का तो मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि वो हार जाएंगे जी। और दिग्विजय सिंह मीन राशि, उनका भी ये चुनाव अंतिम, मतलब कि वो अब नहीं जीत पाएंगे इस चुनाव को भी जी। तो दोनों के लिए ही नेगेटिव रहने वाला है ये चुनाव। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से और दिग्विजय सिंह राजगढ़ से इस चुनाव के जीतने की उनकी कोई संभावनाएं नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि जैसा कि हम शुरुआत से ही कह रहे हैं और ये दोनों नेता भी कह रहे हैं कि राजनीतिक भविष्य दांव पर अब लगा हुआ है। लोकेश व्यास जी, आपसे यही सवाल, यही प्रश्न मेरा रहेगा, क्या देख रहे हैं आप इन दोनों नेताओं की? अगर हम बात करें तो आप इनके ग्रहों के चाल को किस तरह से देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में अभी सुनाई पड़ा हमारे कानों में शुरुआत में कि 11 सीट थोड़ा सा खतरे में भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम उसको और फिल्टर करते हैं, सिर्फ चार सीटों की बात करते हैं अभी, जहां पर राघवगढ़ दिग्विजय सिंह, छिंदवाड़ा कमलनाथ और सतना गणेश सिंह, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मंडला फग्गन सिंह कुलस्ते। ये 4 ऐसे नाम हैं जिनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है, और आप मानकर चलिए कि इनमें उलटफेर की संभावना सीटों पर लग रही है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं ये अनुमान लगाऊं, ज्योतिष शास्त्र ये कह रहा है कि इन 4 सीटों पर, राजगढ़ की बात करें, मंडला की बात करें, सतना की बात करें और छिंदवाड़ा की बात करें, तो इन चारों सीटों पर कुछ भी हो सकता है। नतीजे अप्रत्याशित भी हो सकते हैं, यानी बीजेपी के विरुद्ध भी जा सकते हैं। अब बिल्कुल बीजेपी के विरुद्ध जा सकते हैं, और मार्जिन बहुत कम होना चाहिए। अगर नकुलनाथ चुनाव जीतते हैं तो आप मानिएगा छिंदवाड़ा के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से जो गणना हुई है उसमें बहुत कम अंतर से जीतेंगे, और फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हारेंगे तो ये भी माइनर कम अंतर से हारेंगे। तो ये एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय गणना से तथ्य उभरता है कि मध्य प्रदेश में 4 सीटें, ये मैं ज्योतिषीय अनुमान, जो विद्वान हमारे साथ हैं पंडित लोकेश व्यास जी नर्मदा तीरे जबलपुर से, संस्कार धानी से, उनका विश्लेषण ये कहता है कि बहुत कम अंतर से जीत हार होगी, और इन 4 सीटों पर मंडला, राघवगढ़, छिंदवाड़ा और सतना, इन पर निगाह बनाकर रखिए, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो एक से अधिक का आकलन हमारे 3 विशेषज्ञों ने जताया है कि गड़बड़ हो सकता है, एक से अधिक सीटें भी मिल सकती हैं विपक्ष को, तो ये उसकी तरफ बढ़ता है। वर्षा जी, आप भी सहमति में सर हिला रही, लगता है कि ये ठीक बात है? बिल्कुल जी जी जी। जिस तरह से अभी मैं 2 सीटों की ही बात करूंगी, एक राघवगढ़ की और एक छिंदवाड़ा की। तो देखिए, लेकिन मेरा आकलन यहाँ ये कहता है कि अभी दिग्विजय सिंह जी की सीट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं कह सकते हैं। ये बात सही है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है, तो इस चुनाव के बाद निश्चित तौर पे एक नई बिगनिंग, वो जिस भी तरह का नया जो भी करना चाहें, ये उनके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है ये चुनाव। परिणाम जो भी हो, और मेरे हिसाब से परिणाम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नजर चलिए, नहीं अब आता आपने है। मेरी उत्सुकता बढ़ा दी है, तो क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद की तरफ भी बढ़ सकते हैं? क्योंकि खड़गे जी के लिए माना गया था कि 2024 ही एक विकल्प है, और 24 के बाद कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का देखा जा सकता है। तो क्या आगे, आपने कहा कि जीत और हार से फर्क नहीं पड़ता, कि आगे कुछ और बेहतर होने वाला है दिग्विजय सिंह जी के लिए? जी, मैं राजनीतिक तौर पे जो भी आपने मुझे तथ्य बताया उस पे तो मैं बहुत ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं रखती, लेकिन मेरा कार्ड जो यहाँ डेथ कार्ड आया है, डेथ से मतलब हम जब वर्ड सुनते हैं तो नेगेटिव लगता है, लेकिन डेथ का मतलब भी यही होता है एक चीज़ ख़त्म होकर नई चीज़ की शुरुआत होना।
तो काफ़ी हद तक ये जो आप बता रहे हैं तथ्य, इसकी पॉसिबिलिटी होने की काफ़ी संभावना है। चलिए, ये दिग्विजय सिंह बेहतर जी भी के हो लिए सकता है सर। अच्छी खबर है। जी बिल्कुल बेहतर होगा। ये परिणाम कुछ भी हो, लेकिन ये इस चुनाव के बाद उनके भविष्य में काफ़ी बेहतरी होती नज़र आ रही है। और दूसरी सीट में कमलनाथ जी के लिए, नकुलनाथ जी की जो मैंने सीट निकाला है जी, इस समय ना बड़ी ही विचित्र स्थिति है। यानी कि बिल्कुल मन ऐसा हो रहा है होगा नहीं होगा का, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति है। एकदम नेगेटिव हो जाते हैं, फिर एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात ये है कि इन दिनों अभी ग्रहों की चालें भी कुछ ऐसी हुई हैं और चंद्रमा का भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा मुझे इनके ऊपर नज़र आ रहा है कि ये इनका मन बहुत अस्थिर हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये बाद में मुझे खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये एक राहत की सांस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बाकी तो रिजल्ट्स पर ही पता चलेगा कि ये इनके लिए कैसे राहत की सांस हो गई है। चलिए, तो ये आपने बड़ी दिलचस्प बात कह दी है। और नकुलनाथ जी बेशक, अगर मैं ये तो नहीं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो कार्यक्रम देख रहे होंगे, लेकिन कार्यक्रम के बाद अगर इसकी क्लिपिंग हमने उनको भेजी तो वो ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे कि इतनी साफ सुथरी भविष्यवाणी, जबकि कोई दांव लगाने के लिए तैयार नहीं है और छिंदवाड़ा भी इस समय माना जा रहा है कि मामला गड़बड़ है। प्रिया शरण जी, मैं 2-3 प्रश्नों के साथ आ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। संयोग ये है कि दिग्विजय सिंह के ही शिष्य माने जाते हैं भूपेश बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ के बड़े धाकड़ मुख्यमंत्री के तौर पर देखे गए। उनका भविष्य भी दांव पर है। मध्य प्रदेश में 3-4 दिग्गज है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, शिवराज जी हैं, और इनके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और दिग्विजय सिंह हैं। और छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू हैं और भूपेश बघेल जी का मैंने उल्लेख किया, सरोज पांडे हैं जी। और ये जो तमाम चेहरे हैं, क्या दिग्गजों के लिए ये चुनाव कैसा रहेगा, पक्ष विपक्ष दोनों के लिए? क्या कह रहा है ये चुनाव? क्या दोनों पक्षों में कुछ उलटफेर हो सकता है या खामियाजा विपक्ष को ही उठाना होगा? मुझे लगता है कि जब बारिश से पहले का सीजन हो तो पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, और हमें पुराने पीले पत्तों को झड़ते देख कर तकलीफ यूँ नहीं होती कि कुछ नए पत्तों का हरी कोपले वहाँ से निकलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दिग्विजय सिंह की चर्चा चल रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है दिग्विजय सिंह जी का पूरा राजनीतिक जीवन अब शायद पूर्णता की ओर है। जी जी। कमलनाथ जी अभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। जहाँ तक भूपेश बघेल जी का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कमलनाथ जी की जगह नकुलनाथ जी को कहता हूँ, क्योंकि ये कमलनाथ जी के क्रेडिट पर इलेक्शन होगा। और भूपेश बघेल जी की शनि की दशा चल रही है और शनि की दशा में काफ़ी संकट उन्हें आया। इस समय गोचर में उनके लिए बृहस्पति भी 6ठे स्थान में चले गए, तो थोड़ा कठिन है मामला। मगर यस, वो निजी तौर पर जीत हार जैसा भी कैलकुलेट करें पर बहुत ज़्यादा लाभ उन्हें राजनीतिक तौर पर मिल पाएगा, इसकी संभावना नहीं है। ताम्रध्वज साहू जी की भी अगर हम जन्मपत्री देखें तो ऐसा लगता है कि उनकी जन्म कुंडली को देखने से ये महसूस होता है कि जैसे मैं तो निजी तौर पर उनकी जन्म कुंडली को देखा है, 49 का बर्थ है उनका, और इस समय जो उनकी राशि है उसमें धन स्थान पर बृहस्पति जरूर चल रहे हैं, पर मुझे लगता है उनके लिए भी बहुत आसान नहीं है ये इलेक्शन। तो ऐसा कुल मिलाकर आप लबो लुआ भी देख सकते हैं कि जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, धाकड़ नेता हैं, उन्हें कुछ बहुत लाभ इस इलेक्शन में हो पाएगा, इसकी संभावना कम ही है। जी जी। लेकिन आपने कहा कि नकुलनाथ जी के लिए, यानी आपका इशारा पिता पुत्र की तरफ था, उनके लिए बेहतर है। पिताजी क्या होता है हमारे यहाँ दशरथ जी राम जी को सत्ता दे सकते हैं, या दशरथ जी के सक्सेसर के तौर पर हैं, है ना। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे विरासत है, विरसा है। तो नकुलनाथ जी कमलनाथ जी के विरसा हैं, और कमलनाथ जी का समय अभी बहुत
खराब नहीं चल रहा है। बृहस्पति अभी भी उनका भाग्यस्थ हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी आशा आप नकुल नाथ जी के लिए कर सकते हैं, पर दिग्विजय सिंह जी के लिए कोई बहुत अच्छी परिस्थितियां मुझे नहीं दिखाई पड़ती हैं। भूपेश बघेल जी के लिए भी थोड़ी कठिन है परिस्थितियां, ताम्रध्वज साहू जी के लिए भी थोड़ी कठिन है परिस्थितियां। ऐसा देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर जितने हमारे बड़े नेता हैं वो पूर्णता की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सारे विपक्ष के नेता हैं और मैं आशय यही ले रहा हूँ कि सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, चाहे सरोज पांडे जी की छत्तीसगढ़ में बात करूं या मध्य प्रदेश में शिवराज जी की, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी की, इनके लिए राह आसान प्रतीत होती है, उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। त्रिपाठी जी, एक छोटा सा और जरा मुझे समझाइए, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं नहीं समझता हूँ चीज़ों को, लेकिन मैंने पढ़ा है कि दोनों क्रूर ग्रह हैं जी, शनि और मंगल, तो इनका कृपावंत जो होता होगा वो भी असाधारण होता होगा। शनि और मंगल की कृपा जिस पर होती होगी जी। देखिए क्या है, अभी माननीय ज्योतिषियों में से शायद मनीष जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही जो समझने की है कि मंगल जो है वो सत्ता का कारक है, और मंगल और शनि में यही एक फर्क है कि शनि न्याय करता है पर मंगल राज करता है। तो यदि केवल न्याय के लायक सत्ता पानी हो तो शनि दे देता है, पर राज करना हो तो उसके लिए मंगल का होना बहुत जरूरी है। ये बस वैसे ही समझिए कि एक IAS अफसर एक बिना पुलिस वाले के शासन नहीं कर सकता। तो किसी भी राजनेता के पास ये दो प्लैनेट्स बड़े अच्छे होने चाहिए कि एक तो उसका मंगल होना चाहिए, दूसरा उसका शनि होना चाहिए, और तीसरा इन दिनों में राहु जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक सिग्निफिकेंट है, वो राहु भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आपके सोशल मीडिया में लोगों की पहुंच अच्छी होनी चाहिए, आप थोड़े से पॉपुलर होने चाहिए, बातों के धनी होने चाहिए, बात लच्छेदार होनी चाहिए, थोड़ा झूठ सच बोल सकने वाले होने चाहिए। तो इस तरह का मतलब कोई निषेध नहीं होना चाहिए कि भाई केवल हम सच बोलें, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा सा वैसा भी चल सकता है। काटवे ने लिखा है कि जो काल का प्रभाव है, जी काल का जो प्रभाव है वो ग्रहों के परिभाषा में भी पड़ता है। काटवे लिखते हैं कि नीच के ग्रह कलिकाल में सत्ता देंगे और उच्च के ग्रह अच्छा स्वास्थ्य देंगे, पर उच्च के ग्रह सतयुग में सत्ता देंगे और नीच के ग्रह सतयुग में स्वास्थ्य खराब करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि ज्योतिष की किताबों में नीच के ग्रहों या खराब ग्रहों या क्रूर ग्रहों से सत्ता प्राप्त होती है, ऐसा कलिकाल में जानना चाहिए। कलिकाल में ऐसा जानना चाहिए। जी जय, आप मनीष जी से कुछ पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल, और मनीष जी हमारे साथ हैं। तो मनीष जी आपसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भी बड़े चेहरों को लेकर हमने पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी से बात की, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कई बड़े चेहरे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने लंबे समय तक सत्ता संभाली और अब विदिशा से वो प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो इस बार बीजेपी के साथ पार्टी से उतरे हैं गुना से। इनका राजनीतिक भविष्य आप किस तरह से देख रहे हैं, और कल आने वाले चुनावी नतीजे किस तरफ जाते हुए इनके लिए दिखाई दे रहे हैं आपको? इन तीनों नेताओं की जो कुंडली हमारे पास अवेलेबल है उसके अनुसार इनकी तारीखें ओपन नहीं की जा सकती, मगर इनके अनुसार ये तीनों ही नेता केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं। चुनाव तो ये जीत ही जाएंगे और उसके बाद में ये मंत्री बनेंगे केंद्र में। तीनों ही, शिवराज सिंह जी, वीडी शर्मा जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अभी भी मंत्री हैं। इनके मंत्री बनने के बाद वीडी शर्मा जी को प्रदेश अध्यक्ष का ये छोड़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप होना है, वहाँ पे कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं जीत सकता है, इसलिए वहाँ के नेताओं की, विपक्ष के नेताओं की बात करना व्यर्थ है। तो यहाँ के ये जो तीन नेता हैं बड़े, ये केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, तो ये अच्छी खबर आपने सुना दी कि मध्य प्रदेश के 3 नेता जो हैं वो मंत्री बनकर जाएंगे। लोकेश जी, आप कैसे देखते हैं? 3 मंत्री मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के ये जो दमदार नेता हैं, शिवराज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, विष्णुदत्त शर्मा जी, इनका आप आगे का कैसा देखते हैं राजनीतिक भविष्य? केंद्र में पहुंचेंगे, शिवराज जी तो काफ़ी वरिष्ठ हैं, कहने वाले ये भी कहते हैं कि आगे जाकर संगठन में भी कोई महत्वपूर्ण दायित्व उनको मिल सकता है, केंद्रीय संगठन में हो सकता है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे किसी दायित्व की तरफ भी बढ़ चलें वो। अभी तो केंद्रीय मंत्री का दावा उनका बहुत मजबूत दिखता ही है। ये तो हम लोग अपने सामान्य राजनीतिक आकलन के आधार पर कहते हैं। ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिषीय सूक्ष्म गणनाओं से शिवराज जी की कुंडली में स्पष्ट है, जैसे शेर अगर 2 कदम पीछे आता है तो डेफिनेटली उसकी अगली छलांग बहुत लंबी होती है। इस चुनाव के बाद शिवराज जी सबसे बड़ी, हमको लगता है अधिकतम वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और निश्चित तौर पर बहुत अच्छे पोर्टफोलियो से केंद्र में मंत्री बनेंगे। साथ साथ सरोज पांडे का जिक्र करना चाह रहा हूं मैं। सरोज पांडे जी जो छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ रही हैं, उनकी जी। कुंडली के सूक्ष्म अध्ययन में राहु एक मैजिक प्लैनेट होता है जी। तो आप मानकर, मुझे ज्योतिषी गणनाओं से ऐसा संकेत है कि राहु के कारण सरोज पांडे जी भी विश्व पटल पर भारत की छवि को बुलंद करेंगी, ऐसा पोर्टफोलियो उनको मिलेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि सरोज पांडे जी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है, और उनकी छवि ऐसी है, राहु जिसमें आप कह रहे हैं मैजिकल प्लैनेट है, एक जादुई ग्रह है, हालांकि उसको छाया ग्रह भी कहा जाता है जी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। हो सकता है कि वो किसी ऐसे पोर्टफोलियो में आएँ जैसे सुषमा जी रही हैं, सुषमा दिवंगत दिग्गज नेता बीजेपी की सुषमा स्वराज। देखते हैं भविष्य क्या निर्धारण करता है। जी। वर्षा जी, इन्हीं प्रश्न का उत्तर आप अपने कार्ड्स के जरिए कैसे देती हैं? जी जी, मैंने शिवराज जी, वीडी शर्मा जी और सिंधिया जी के लिए भी कार्ड्स निकाले हैं, और निश्चित तौर पे ये तीनों ही मुझे सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब लेकिन अगर इनका विश्लेषण करें, देखिए शिवराज जी को वाकई बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके विचारों में आज भी घर वापसी, यानी कि मध्य प्रदेश में रहने की एक बड़ी प्रबल इच्छा है। एक कोई भी उनको बड़ा पद मिल जाए फिर भी उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए कहीं ना कहीं उनका मन यहीं, जो वो पिछले समय से उन्होंने मध्य प्रदेश में जो भी समय बिताया उसी पद पर उनका मन है, ऐसा कार्ड्स कहते हैं। सफलता निश्चित तौर पे उनको मिलेगी। दूसरा कार्ड मैंने निकाला है वीडी शर्मा जी के लिए। देखिए, आपने पिछले थोड़ी देर पहले भी अभी एक सोर्ट्स को लेके प्रश्न किया था, तो सोर्ट्स जो होते हैं वो हमारे विचार दर्शाते हैं, हमारी मानसिक दशा दर्शाते हैं। तो जब भी सोर्ट्स का कार्ड आता है, यानी कि व्यक्ति सारा कुछ विचार मतलब सारा कुछ निर्णय अपने विचारों से ले रहा है, उसके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं वो उसके विचारों के अनुरूप, अनुकूल, अनुरूप, या जैसा भी आप कह सकते हैं, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव विचार हो तो नेगेटिव। वीडी शर्मा जी के मामले में ये नज़र आ रहा है कि उनकी कल्पना नहीं है, उनको अपनी कल्पना से इतर जाकर कुछ ना कुछ पद मिलेगा, जितना उन्होंने खुद नहीं सोचा है उसकी अपेक्षा से अलग उनको पद मिलते हुए नजर आता है। सकारात्मक संदर्भ है। जी बिल्कुल सकारात्मक, बिल्कुल पॉजिटिव है। जी, सिंधिया जी की बात करें तो निश्चित तौर पे, देखिए एक बात और है कि ये ना मेजर अरकाना का कार्ड है, यानी कि वो चाहे कुछ भी करें, उनकी सत्ता, उनका राजनीतिक करियर कभी समाप्त नहीं होगा। और एक बहुत बड़ी बात, ये मैं भीतरी गणित तो नहीं जानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं का उनको बहुत सपोर्ट मिला है, चाहे वो उनकी घर की महिला हो चाहे बाहर की। अब ये इसका राजनीतिक विश्लेषण तो आप ही कर पाएंगे, लेकिन मेरे कार्ड्स ये कह रहे हैं कि उनको हिम्मत हमेशा अपने घर की महिलाओं से ही मिली है, और आगे एक लंबे समय तक वो नज़र आएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि उनकी माताजी जो अभी उनका निधन हुआ, बहुत स्नेह के अभिन्न बंधन से जुड़े थे। उनकी दादी, वो एक बहुत लीडिंग पॉलिटिशियन रही, राजमाता विजयराजे सिंधिया, और उनकी पत्नी जो हैं प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, इनका बहुत सपोर्ट है उनको, और उनकी बेटी भी है एक, उनका भी बहुत सपोर्ट है। तो आपने ठीक कहा कि पारिवारिक दृष्टि से उनको बहुत सहयोग है। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, तो फैन फॉलोइंग भी उनकी बड़ी मजबूत है, और जाहिर तौर पर उनका समर्थन, सहयोग और उनकी शक्ति, क्योंकि मैं टाइगर देख रहा था आपके मेजर अरकाना के कार्ड में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। प्रिया शरण जी, आखिरी टिप्पणी छोटी सी ले रहा हूँ आपकी। एक बड़े आपके छत्तीसगढ़ के दिलचस्प बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजनेता है कवासी लखमा जी, क्या उनका भविष्य ठीक है? बस्तर से हम सुन रहे हैं कि भविष्य ठीक है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषण है, ज्योतिषीय विश्लेषण क्या कह रहा है? नहीं, मेरी जानकारी में कवासी लखमा जी के बारे में कुछ बहुत मेरी जानकारी नहीं है।
पर जो आप कह रहे हैं मुझे से लगता है कि उतनी आसान भी डगर नहीं है पनघट की। जी जी जी, बहुत सुंदर। आप लोगों के साथ बैठकर ऐसा लगा कि जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हो अपनी कुंडली लेकर बैठ जाऊं मैं आप लोगों के साथ। आहा, बहुत अद्भुत वांग्यमय था, ज्योतिष की अद्भुत छटा थी, विद्वान लोगों की संगत थी, विद्वत सभा थी। बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत आदर से आपको हृदय से प्रणाम करता हूं प्रिया शरण जी, बहुत प्रणाम करता हूं मनीष जी, हृदय से आपको अद्भुत रहा। संसर्ग लोकेश जी, आपको बहुत हृदय से प्रणाम, बहुत मन से प्रणाम, और बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको भी वर्षा जी कि आपने अपने सहज स्वरूप और व्यक्तित्व के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो याद रखिए, ये हमारे जो विद्वत सभा के ज्योतिष मंडली के पैनलिस्ट हैं, हम कल ज़रूर टैली करेंगे एक दिन बाद 4 जून को टिप्पणियों की, और सही पाए जाने वाली ईश्वर करे बहुत सारी चीज़ें ठीक हों, और हम उनके साथ फिर आपको बताएंगे कि एक दिन पहले नतीजे के ये हमारी विद्वत सभा के इन ज्योतिषविद महोदय ने ये टिप्पणी की थी या महोदया ने ये टिप्पणी की थी। आप सभी को एक बार पुनः आत्मीयता से प्रणाम, बहुत धन्यवाद, और जय, अब वक्त है अनुमति लेने का। बिल्कुल। चलिए तो दीजिए इजाज़त।